Hello students, in this video we will continue further with Newton's laws of motion. Okay, so in the previous video we had looked at the basics. हम लोगों ने laws पढ़े थे, हम लोगों ने वो देखा था force क्या होता है, impulse क्या होता है, right? अब इस वीडियो के अंदर what we are going to do is we are going to look at different types of forces. So usually day to day life में हम लोग जिन जिन forces से deal करेंगे उन फोर्सेस के बारे में वी विल जस्ट गो थ्रू देम. एक बस आई गिव यू एन आइडिया सो दैट गोइंग फॉरवर्ड फिर हमें उन फोर्सेस को यूज करना होगा, हमें उन फोर्सेस को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. तो आपको हर एक फोर्स की एक आइडिया होनी चाहिए कि हर एक फोर्स का मीनिंग क्या होता है, वो किस तरह से एक्ट करता है. ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद द मोस्ट बेसिक फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, now please understand this, that almost in all our problems will be assuming that हमारी जो सिस्टम है वो अर्थ पे है एंड अर्थ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स. सी यूजुअली क्या होता है पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, मान लो ये आपका अर्थ है एंड कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है. बट बिकॉज इन आवर केस ये जो अर्थ की रेडियस होती है इट इज मच मच बिगर एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, या इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इसलिए व्हाट वी डू इज हम लोग यही मान के चलते हैं हमेशा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ओके, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. हमें दिखता भी यही है ना, आपके हाथ में मान लो एक पेन है, आपने इसको ड्रॉप की तो ये सीधी सीधी नीचे आती है, राइट? So please remember, actual में gravitational force is always towards the center of the earth, but we assume that gravitational force is always vertically downwards. And ये जो हमारा assumption है, this is a good enough assumption. Vertically downwards. Okay. Now ये gravitational force की value कितनी होती है? So if the mass of the object is m, then the gravitational force acting on that object is equal to m into g. Okay. सो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हर एक ऑब्जेक्ट पे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा विच विल ऑलवेज बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स. प्लीज रिमेंबर दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो इवन इफ दिस इज द केस, मान लो कि केस ऐसा कुछ है कि यू हैव एन ऑब्जेक्ट जो इस तरह से स्लाइड कर रहा है, बट इस ऑब्जेक्ट पे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी और वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स का और एक मीनिंग होता है, यूजुअली वी से ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द वेट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. सो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज weight of an object. See, weight of an object का और मतलब this is still not the exact definition. Exact definition हम लोग समझेंगे कि what is exactly weight of the object. But आप ये मान के चल सकते हो कि in all normal cases the weight of an object is same as gravitational force acting on that object, and gravitational force is always vertically downwards. Okay. Now the second force that we will consider is basically normal force, normal contact force. Okay. Now when I say normal contact force, normal का मीनिंग जो होता है, ये वर्ड नॉर्मल जो है ना, इस नॉर्मल वर्ड का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर. सॉरी, okay, so it is a perpendicular force, okay, when the two objects are in contact with each other. Okay, so let me give you an example. जैसे for example मान लो कि एक ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा हुआ है. ओके, नाउ जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, सी ये वाला जो सेक्शन है दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस ना, ग्राउंड का भी ये पार्ट एंड ऑब्जेक्ट का भी ये पार्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है ना. ऐसे केस में क्या होता है पता है, ग्राउंड जो है ना इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसको हम लोग लिखते हैं एन, एंड दिस फोर्स एन यू कैन सी दैट दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस.
नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें ये पता है कि अगर जो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू एन, तो ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे सेम फोर्स लगा रहा होगा, बस वो नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा होगा, एंड इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल स्टिल बी इक्वल टू एन. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, ये नॉर्मल फोर्स ये कब लगता है, ये तब लगता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एंड दिस नॉर्मल फोर्स इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. अब इसके बहुत सारे केसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका सरफेस ऐसा है एंड आप जैसे स्लाइड पे जब स्लाइड करते हो तो ऐसे केस में मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो जो कांटेक्ट वाला पार्ट है वो ये है ना, तो इस केस में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे वो ये डायरेक्शन में लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस, एंड ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा जो ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगा वो ये डायरेक्शन में होगा. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नॉर्मल फोर्स इज काइंड ऑफ अ पुशिंग फोर्स. नॉर्मल फोर्स जो होता है ना इट्स लाइक अ पुश, कि ग्राउंड जो है ये ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड को नीचे पुश कर रहा है. ये इंक्लाइंड प्लेन ये ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड प्लेन को ये डायरेक्शन में पुश कर रहा है. ओके, लेट्स लुक एट फ्यू मोर केसेस. लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ ये है, मान लो ऐसा कुछ आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे आप देखोगे तो इस सरफेस का बस ये एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है एंड इस सरफेस का बस ये एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है. ओके, तो इस पॉइंट के लिए आप नॉर्मल डायरेक्शन निकालना बहुत मुश्किल है, बट हमें ये पता है ना कि ये जो पॉइंट है वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है एंड ये जो पॉइंट है वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है. तो अगर जो ये पॉइंट इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस पॉइंट के वजह से या ड्यू टू दिस साइड, ये साइड के वजह से इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में होगा. दैट्स कॉल्ड दैट एज n1. एंड बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट सरफेस एंड दिस इज अ डिफरेंट सरफेस, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा दैट नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज n2. एंड ये n1 एंड n2 डिफरेंट होंगे, जरूरी नहीं कि ये सेम ही हो. ओके, दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट एज वेल. फाइन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अच्छा, और एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल्स है, ये वॉल है और ये ग्राउंड है. ओके, एंड आपने ना क्या किया हुआ है पता है, एक मान लो स्टिक को ऐसे रेस्ट किया हुआ है. ओके, नाउ इफ यू लुक एट द स्टिक का ये जो एंड पॉइंट है दिस इज नथिंग बट अ पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट. तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन निकालना मुश्किल हो जाएगा, बट ये जो पॉइंट है ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है ना यहाँ पे, एंड बिकॉज ये आपका सरफेस ऐसा है तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा n1, एंड ये जो सरफेस ऐसा है तो ये इस पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो ये डायरेक्शन में लगाएगा, दैट इज n2. ओके, सिमिलरली लेट्स से यू हैव another example. Okay, let's say you have दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट एंड इसके बीच में ना आपने एक बॉल रखा हुआ है. यू हैव केप्ट अ बॉल ओवर हियर. हाँ, वापस दिक्कत यही है, इस वाले पार्ट का बस एक पॉइंट ही कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो आप इसके लिए पॉइंट का कोई सरफेस नहीं होता, बट ये जो स्पीयर है, स्पीयर के लिए मैं ये मान सकता हूँ ना कि दिस इज दैट सेक्शन ऑफ द स्पीयर. ओके, नाउ यहाँ पे इस सेक्शन को अगर जो मुझे परपेंडिकुलर, क्योंकि फोर्स जो होता है वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो इस सेक्शन को अगर जो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है तो आपको ये पता ही है किसी भी स्पीयर के लिए या किसी भी सर्कल के लिए ये मान लो टैंजेंट है, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर. तो उसी तरह से यहाँ पे द नॉर्मल फोर्स विल पास थ्रू द सेंटर, दैट्स कॉल्ड दिस एज n1. बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो यहाँ से ऐसे सेंटर से पास होगा, दैट्स कॉल्ड दिस एज n2.
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये नॉर्मल फोर्स अब लगता कैसा है. ओके, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके फाइन. ओके अच्छा, नॉर्मल फोर्स ना तब लगता है इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में इस ऑब्जेक्ट पे हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है. सो अगर जो ग्राउंड नहीं होता तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती नीचे 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 जाने की ना. मान लो ये टेबल है तो टेबल पे ये पेन रखा हुआ है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इस पेन को नीचे पुश कर रहा है ना, नीचे अपनी तरफ देके खींचने की कोशिश कर रहा है. तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से ये पेन जो है वो टेबल को नीचे पुश कर रही है. तो बिकॉज पेन टेबल को नीचे पुश कर रही है तो टेबल भी क्या करेगा, पेन को ऊपर पुश करेगा. तो ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, नॉर्मल फोर्स ये तभी प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर in contact and pushing against each other. ओके, मान लो इस ऑब्जेक्ट को ना आपने नीचे से ऐसे सपोर्ट दिया, समहाउ आपने ना इस ऑब्जेक्ट को, जैसे ये पेन है तो मैं क्या कर रहा हूं ना, अब इस पेन को ना बस ऐसे हल्का सा ऐसे सपोर्ट दे रहा हूं, मतलब वो बस ग्राउंड के कांटेक्ट में है बट वो ग्राउंड को पुश नहीं कर रही है. इट इज जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड बट इट इज नॉट पुशिंग द ग्राउंड बिकॉज माई फिंगर्स आर सपोर्टिंग दिस पेन. सो ऐसे केस में देयर वोंट बी एनी नॉर्मल रिएक्शन. सो इवन दो कॉन्टैक्ट हो रहा है बट देयर वोंट बी एनी नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज पेन जो है वो टेबल को पुश ही नहीं कर रही. इस केस में पेन टेबल को पुश कर रही है बट जैसे ही मैं मेरा हाथ का सपोर्ट दे रहा हूं, पेन जो है वो टेबल को पुश ही नहीं कर रही. पेन टेबल को पुश नहीं कर रही है तो उस केस में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं होगा. ओके, सो नॉर्मल फोर्स के लिए ये कंडीशन होती है कि द टू ऑब्जेक्ट शुड हैव अ टेंडेंसी टू पुश ईच अदर, दे शुड बी पुशिंग ईच अदर. फाइन. ओके ओके, हम लोग अब क्वेश्चंस जब करेंगे ना तब ये चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी. अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, अगर जो मान लो ये पेन है एंड मैं ये पेन को धीरे धीरे उठा रहा हूं. ओके, नाउ उठाने के लिए मुझे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके, अब मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो पेन उठ ही नहीं पाएगी. तो आपको एक मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए जितना फोर्स चाहिए आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा. अब जब आप उतना फोर्स लगाते हो तो क्या होगा कि पेन जो है वो इस टेबल के साथ कांटेक्ट छोड़ देगी ना, इट विल जस्ट लीव द कांटेक्ट, या फिर वो बस कांटेक्ट छोड़ने वाली होगी, मतलब टच कर रही है बट वो टेबल को पुश नहीं कर रही. तो आई कैन से दैट व्हेन द कांटेक्ट इज अबाउट टू बी ब्रोकन, आपका नॉर्मल फोर्स 0 हो जाता है. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. व्हेन द कांटेक्ट between the two surfaces is about to be broken, and the contact between the two surfaces is about to be broken, then the normal force becomes equal to 0. ओके, सो जब दो सरफेसेस बस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट छोड़ने वाले तो नॉर्मल फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल जहां पे ये चीज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपका बड़ा सा स्पीयर है. ओके, इस बड़े से स्पीयर पे आपके पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है एंड आप इसको बस पुश देते हो. अब जैसे जैसे पुश दोगे ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इट विल जस्ट फ्लाई ऑफ. जब ये फ्लाई ऑफ करेगा तो बेसिकली यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट ब्रेक होगा ना. तो जिस भी पॉइंट पे, लेट्स से एट दिस एंगल थीटा, एट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट लीव्स द कांटेक्ट, लीव्स द सरफेस. सो इस पॉइंट पे योर नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. सो
नॉर्मल फोर्स हमेशा जब कभी कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला होता है तब उस टाइम पे नॉर्मल फोर्स जो है वो आपका नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नॉर्मल फोर्स. नाउ द थर्ड फोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस समथिंग कॉल्ड एज टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स. नाउ टेंशन फोर्स जो होता है ना, ये टेंशन फोर्स कब एग्जिस्ट करता है? यूजुअली व्हेनेवर यू हैव अ स्ट्रिंग which is attached to an object, string attached to an object, okay, and it is taut. taut का मतलब क्या होता है? खींची हुई है. it is not slack. मतलब स्ट्रिंग आपकी ऐसे है तो टेंशन नहीं होगा, बट इफ योर स्ट्रिंग इज दिस वे, एकदम ऐसी टाइट है, जैसे आप टग ऑफ वॉर खेलते हो तो आपकी वो रोप कितनी ऐसी टाइट होती है, या फिर मान लो कि आप फैन से किसी एक ऑब्जेक्ट को लटकाओ तो आपकी वो रोप कैसे टाइट होगी, या आप मान लो कि आप किसी रोप को खींचो, राइट, या पाइप को खींचो. या शो यू एन एग्जांपल, एक मिनट. हाँ, जैसे ही आपकी रोप है, अभी इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको ऐसे खींचता हूं तो इसके अंदर एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होता है, तब इसके अंदर टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा. So basically we say that tension force is produced when the string is taut and tension force is zero ये when the string is slack. ये आपकी slack string है. So इसकी इसमें your tension force is zero. अब ये tension force आता कहाँ से? See, tension force यहाँ से आता है कि आप जब भी किसी भी स्ट्रिंग को ऐसे खींचते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप एटम्स को एक दूसरे से दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो ना. अब एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से क्या होता है कि एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू कम क्लोजर टू ईच अदर. सो दैट इज व्हाई अब टेंशन फोर्स जो होता है, द टेंशन फोर्स इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स. ठीक है, ओके. They will have a tendency to come closer to each other. So let's say I have to give you an example. You have a ceiling. Let's say ceiling से हमने एक rope लटकाई हुई है and rope के end पे हम लोगों ने एक object रखा हुआ है, object को tie किया हुआ है. हाँ, हमें ये पता है कि इस object पे gravitational force लग रहा है. Okay. So this object will have a tendency to fall down, right? ये जैसे जैसे नीचे इसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की, तो ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट? ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग को खींचेगा ना. सो योर स्ट्रिंग विल गेट टॉट इन दिस केस. अच्छा, अब जैसे ही आपकी स्ट्रिंग जो है ये टॉट हो जाएगी, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगा. tension is developed. राइट, ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगा. अब ये मास क्या कर रहा है? बिकॉज ये खुद नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो एटम्स है ये मास के वजह से एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर जा रहा है ना. तो बिकॉज दे विल हैव अ टेंडेंसी टू कम क्लोज टू ईच अदर, तो ये जो आखिरी एटम है, दिस लास्ट एटम, it will have a tendency to come close to other atoms. तो ये जो आखिरी एटम है, this last atom will have a tendency to go up. Now because this last atom it is attached to this mass, तो अगर जो ये ऊपर जाएगा तो साथ में ये मास को भी ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, राइट. सो दैट इज वाई वी से दैट इस मास पे जो टेंशन फोर्स इस एटम पे लग रहा है वही इस मास पे लगेगा, एंड ये जो टेंशन फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में होगा. ओके, सो आपको ये इमेजिन करना है, इट्स एज गुड एज स्ट्रिंग. आप स्ट्रिंग को अगर जो खींचते हो तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू कम क्लोजर टू ईच अदर, राइट. सो उसी तरह से जब आप आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है वापस अपना शेप रीगेन करने की. उसी तरह से जब आप किसी स्ट्रिंग को या रोप को खींचते हो तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. एंड शेप रीगेन करने के लिए एटम्स को पास में आना पड़ेगा, तो ये पूरे रोप के अंदर टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज
ये अलग अलग पॉइंट पे आपका टेंशन फोर्स सेम होगा या टेंशन फोर्स डिफरेंट होगा. सो दैट विल डिपेंड अपॉन वेदर द रोप हैज मास, वेदर द रोप इज स्मूथ, या रोप के अंदर फ्रिक्शन है, या फिर रोप मासलेस है. इन अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि वेदर द टेंशन फोर्स इज सेम एट एवरी पॉइंट और टेंशन फोर्स इज डिफरेंट. ओके, सो लेट्स लुक एट 3 different cases. So the case 1, first case is case 1. Okay, when the string is massless, that is string का अपना मास नेग्लिजिबल है, बहुत ही हल्की स्ट्रिंग है, एंड frictionless, that is there is no friction, it is absolutely smooth. जब ये केस होता है तो उस केस में टेंशन एट ऑल पॉइंट्स इज सेम. टेंशन एट ऑल पॉइंट्स इज सेम. जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट से यू हैव अ पुली. ओके, okay, and you have one mass on this side and let's say you have another same mass on this side. okay, तो ये दोनों they will balance each other. okay, हम लोग assume करते हैं कि ये जो पुली है it is also massless. पुली भी मान लो massless है. okay, ना ये क्यों ये बाद में छोड़ देता है, क्योंकि हम लोग जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि व्हाट वुड हैपन अगर जो पुली का अपना कोई मास हो तो. बट अभी हम लोग ये मानते हैं कि पुली अभी अपना कोई मास नहीं है. ना ऐसे केस में क्या होगा पता है, इफ द स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस एंड स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनलेस, तो ऐसे केस में टेंशन एट ऑल पॉइंट्स विल बी सेम. तो सारे पॉइंट्स पे जो टेंशन होगा ना वो टेंशन सेम ही होगा. तो हमें ये पता है कि इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ से, टेंशन फोर्स ना हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है. तो इस पॉइंट पे अगर जो टेंशन T है तो सारे पॉइंट्स पे आपका टेंशन सेम होगा. तो इस पॉइंट पे भी जो आपका टेंशन होगा दैट विल बी T. ओके, सो इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस देन टेंशन एट ऑल पॉइंट्स इज सेम. ओके, नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू द केस 2. ओके, string has mass. okay, now when the string has mass, tension at all points is different. Tension at all points is different. सारे पॉइंट्स पे जो आपका टेंशन फोर्स होगा दैट टेंशन फोर्स विल बी डिफरेंट. सो लेट्स से, let me give you a simple example. You have one mass, it is connected to second mass, and ये जो rope है ना, ये rope भी heavy है. rope का भी अपना कोई एक mass है, heavy rope. so अब जब आप M2 को इस तरफ खींचते, if you apply a force F on M2, तो M2 ये साइड पे आने की कोशिश करेगा, ये साइड पे आने की कोशिश करेगा, तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगी. तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स जनरेट होगा. ओके, नाउ टेंशन फोर्स एट ऑल पॉइंट्स. सो ये पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है, या ये पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है, ये पॉइंट पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, इन सारे पॉइंट्स पे टेंशन फोर्स विल बी डिफरेंट. T3, T4, T5, T6. ओके, जैसे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम था बिकॉज द रोप वॉज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. यहाँ पे बिकॉज स्ट्रिंग हैज इट्स ओन मास. ओके, इस केस में क्या होगा कि योर टेंशंस विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. सो वेदर द स्ट्रिंग इज स्मूथ और स्ट्रिंग इज रफ, मतलब फ्रिक्शन हो या ना हो, टेंशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, वेन एवर स्ट्रिंग हैज अ मास, ये याद रखना. ओके, नाउ लेट्स लुक एट केस 3. अब केस 3 की बात करें, दैट स्ट्रिंग इज मासलेस एंड ऑल्सो रफ. मान लो स्ट्रिंग मासलेस भी और स्ट्रिंग रफ भी है. ओके,
नाउ इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड स्ट्रिंग इज ऑल्सो रफ, इस केस में क्या होता है, ओके, टेंशन, ओके, अक्रॉस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is different. Okay, so what we mean by this, let me give you a simple example. Let's say you have a mass m, okay, and you have a pulley over here, and मान लो you have another mass m2. Okay, now ये जो string है आपकी, it is massless but it is also rough. Now it is rough, so tension across the point of contact is different. Across the point of contact मतलब क्या होता है, so this is your point of contact ना, ये string किसी और ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आ रही है ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रही है इस पॉइंट पे, तो अब आई कैन कंसिडर द स्ट्रिंग एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेक्शंस, एक ये सेक्शन एंड दूसरा ये सेक्शन. ऐसे केस में क्या होता है, वेन एवर द स्ट्रिंग इज रफ, ओके, उस केस में द टेंशन अक्रॉस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफरेंट. सो ये वाले पार्ट में टेंशन अलग होगा और ये वाले पार्ट में टेंशन अलग होगा. सो इफ ऐसे ये वाले पार्ट में टेंशन T1 होगा तो यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन T1 ही होगा, क्योंकि मासलेस है ना, मासलेस है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है. एंड ये वाले पार्ट में योर टेंशन विल बी डिफरेंट. सो ये वाले पार्ट में मान लो आपका टेंशन T2 है तो हर पॉइंट पे जो आपका टेंशन है दैट विल बी इक्वल टू T2. ओके, so you have to remember, when the string is massless but it is also rough, then whenever there are points of contact पे आपको strings को अलग अलग parts में divide करना है. so ये point of contact के एक side पे आपका tension सारे points पे same होगा, that will be T1. point of contact के दूसरे side पे भी tension सारे points पे same होगा but it will be different from this, तो it will be T2. okay, so ये तीन different cases है जो आपको याद रखनी है. you have to remember these three different cases. Okay, fine. अच्छा, one last point before I end this session. Let's say you have a big rock, बहुत बड़ा सा एक पत्थर है, and आप इस पत्थर को खींच रहे हो. Okay, आप इस पत्थर को खींच रहे हो एक डोरी लगा के, you are trying to pull the stone. Okay, and यहाँ पे एक आदमी है जो इस पत्थर ये स्ट्रिंग को खींच रहा है. ओके, सो इस केस में हाउ मच वुड बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस मैन एंड मैन सीधा स्ट्रिंग पे फोर्स लगा रहा है ना, खींच रहा है स्ट्रिंग को. सो द टेंशन इन दिस केस, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल सिंपली बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, applied by the man. So I can say that if the force is directly applied on the string, okay, then the tension in the string will be equal to the applied force. Okay, so whenever the force is directly applied on the string, जैसे ये आदमी डायरेक्टली स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये आदमी डायरेक्टली ये जो वो स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा था, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा था वो इस मास पे अप्लाई कर रहा था, तो दिस फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू द टेंशन. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो है वो फोर्स डायरेक्टली स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहा है, एंड बिकॉज फोर्स जो है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहा है तो टेंशन विल सिंपली बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बाय द मैन. ओके, नाउ दिस इज, ये जो लेक्चर में मतलब ये जो बेसिक्स है, दीज बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस ही हम लोग आगे जाके अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो प्लीज नोट एवरीथिंग डाउन एंड इसको 2-3 बार पढ़ो ताकि ये चीजें आपके दिमाग में फिट बैठ जाए. ठीक है, ओके, चलो देन, बाय एवरीवन.